तैयारी जीत की। आप जुड़े हैं मुकुल स्टडी पॉइंट के साथ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुल स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। आप कैसे हैं ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो लोरी बचपन में आपकी दादी या नानी आपको गाकर सुलाती थी, या हमारे यहाँ जो गीत शादियों में ढोलक की थाप पर गाए जाते हैं, उनका लेखक कौन है? दोस्तों, वे कहानियाँ और गीत किसी मोटी किताब से नहीं निकले हैं, बल्कि हमारे बुजुर्गों के दिलों से निकलकर हम तक पहुँचे हैं। इसी अनमोल खजाने को हम लोक साहित्य कहते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोक साहित्य की परिभाषा, उसके स्वरूप तथा उसके वर्गीकरण को इतने सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चाहे आप बीए या एमए के छात्र हों या फिर नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं लोक साहित्य की इस रोमांचक यात्रा को। और हाँ, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम यह भी बताएंगे कि आप हमारे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मुकुल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने कोई भी सवाल, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें या आपके जो भी विचार हों इस वीडियो से संबंधित, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब भी हम लोक शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद गांव, खेती-बाड़ी या फिर पिछले इलाके। लेकिन रुकिए, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। लोक शब्द का मतलब सिर्फ ग्रामीण इलाकों से नहीं है। असल में लोग उस संपूर्ण जन समुदाय को कहते हैं जिसका ज्ञान पोथियों या किताबी पढ़ाई पर आधारित नहीं होता है। यानी वो ज्ञान जो हमने स्कूल के बेंच पर बैठकर नहीं, अपितु जीवन के अनुभवों से सीखा है, लोक कहलाता है। इसी बात को हिंदी साहित्य के दिग्गज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है कि लोक शब्द का अर्थ केवल गांव नहीं है, बल्कि नगरों व गांवों में फैली वह पूरी जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार किताबें नहीं हैं। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मौसम वैज्ञानिक जो कि सैटेलाइट के आंकड़ों
और किताबों को देखकर यह बताता है कि आज बारिश होगी। लेकिन वहीं एक बुजुर्ग किसान या शहर का कोई अनुभवी माली आसमान का रंग और हवा की महक को सूंघकर, आसमान का रंग देखकर या हवा की महक को सूंघकर ही यह बता देता है कि बेटा छतरी निकाल ले, आज बारिश होने वाली है। बस यही जो बिना किताबों वाला व्यवहारिक ज्ञान है, यही लोक की असली पहचान है। तो याद रखिएगा, लोक शहर में भी है और गांव में भी। बस उसकी शर्त ये है कि उसका ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जीवन की पाठशाला से आया हो। अंततः हम यह कह सकते हैं कि लोक शहर और गांव दोनों को जोड़ने की एक कड़ी है। तो साथियों, अब जब हमने लोक को समझ लिया है, तो अब आइए देखते हैं कि ये लोक साहित्य क्या है, अर्थात लोक साहित्य किसे कहते हैं। आइए समझते हैं। साथियों, सरल शब्दों में कहें तो लोक साहित्य जन मन की स्वाभाविक व अकृत्रिम अभिव्यक्ति है। अकृत्रिम का मतलब होता है जिसमें कोई बनावट ना हो, अर्थात वह एकदम दिल से निकला हो। अतः जो दिल से निकलता है वही लोक साहित्य है। यह किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक संपत्ति है। लोक साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या यूं कह सकते हैं कि इसे एक बहुत ही मशहूर लाइन से परिभाषित किया है। उनके अनुसार लोक साहित्य वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो, अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया साहित्य ही लोक साहित्य कहलाता है। लोक साहित्य में 3 बातें सबसे खास हैं। पहला है मौखिक परंपरा, अर्थात यह सुना और सुनाया जाता है। जो लोक साहित्य होता है वो मौखिक रूप से ही उसका विस्तार होता है, अर्थात लोक साहित्य सुना और सुनाया जाता है। दूसरा है सामूहिक अभिव्यक्ति। इसमें मैं नहीं अपितु हम की भावना होती है। जो लोक साहित्य होता है उसमें मैं नहीं अपितु हम की भावना होती है। और तीसरा है अकृत्रिम, यानी यह बनावटी सजावट से दूर, सीधा और सच्चा होता है। जिस तरह नदी का बहाव स्वाभाविक होता है, उसी तरह लोक साहित्य का प्रवाह भी स्वाभाविक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उन सुपर पावर्स की बात करते हैं जो लोक साहित्य को बाकी किताबों से अलग बनाती हैं। इन्हें हम लोक साहित्य की विशेषताएं कहते हैं। दोस्तों, इन्हें रटना नहीं है,
बस महसूस करना है। सबसे पहली बात, लोक साहित्य कागज पर नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर जिंदा रहता है। लोक साहित्य मौखिक परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता है। इसे श्रुति परंपरा भी कहते हैं। जैसे आपकी माँ ने नानी से कोई गीत सीखा और उन्होंने आपको सुनाया, तो ये लोक साहित्य है। अगली प्रमुख विशेषता यह है कि इसका कोई एक फिक्स राइटर नहीं रहता है, यानी जो इसके रचयिता होते हैं वो अज्ञात होते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि यह लोकगीत फलाने लेखक द्वारा लिखा गया है, बल्कि यह तो पूरे लोक समूह की रचना मानी जाती है। जैसे कोई वायरल मीम सब एक दूसरे को सुनाते हैं। जिसने भी इंस्टाग्राम पर रील पर कोई मीम देखा, उसको अपनी तरफ से थोड़ा और जोड़कर दूसरे को सुना दिया, लेकिन इसको बनाया किसने है यह किसी को नहीं पता होता है। अगली प्रमुख विशेषता है कि ये स्वाभाविक होते हैं, अर्थात इसमें व्याकरण के नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। यह एकदम बंधन मुक्त है। इसमें दिखावा नहीं होता बल्कि दिल की सच्चाई होती है। और अगली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है क्षेत्रीयता। इसकी सबसे खास बात है इसकी मीठी बोली। लोकगीत खड़ी बोली में नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि यह हमारी स्थानीय भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली आदि में लिखे जाते हैं। इसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है। और अगली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संस्कृति का दर्पण। लोक संस्कृति का दर्पण। लोक साहित्य हमारे समाज का आईना है। इसमें हमारे रीति रिवाज तथा परंपराएं ठीक वैसी ही दिखती हैं जैसे कि वे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसा कि हम सभी जब शादियों में कोई गाली गीत सुनते हैं या कोई भी गीत सुनते हैं, तो हम शादियों में हो गया या जन्म के समय जो सोहर गाया जाता है उसमें हो गया, यानी कोई भी लोकगीत यदि हम सुनते हैं तो उसमें हम व्याकरण के नियमों को चेक नहीं करते हैं कि यह शुद्ध है, सही है या नहीं है, बल्कि उसकी स्वाभाविकता पर ध्यान देते हैं और लोक साहित्य का आनंद लेते हैं। और यही लोक साहित्य की असली जान है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जैसे हम आईने में खुद को देखते हैं, वैसे ही हम लोक साहित्य में समाज को देखते हैं। तो दोस्तों, अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अक्सर छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कूल में हम जो किताबें पढ़ रहे हैं और जो लोक साहित्य हम सुनते हैं उनमें अंतर क्या है। तो चलिए इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसे आप आम आदमी की आवाज और
विद्वानों की कलम के बीच का अंतर भी कह सकते हैं। अब हम समझते हैं लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर। तो सबसे पहले तो वही बात है कि लोक साहित्य जो है वो जन साधारण का साहित्य है और शिष्ट साहित्य विद्वानों का साहित्य है। तथा दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो लोक साहित्य के लेखक होते हैं वह अज्ञात होते हैं, अर्थात यह किसी एक की जागीर नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक संपत्ति है। जबकि शिष्ट साहित्य में लेखकों का नाम ज्ञात होता है। जैसे यदि हम कहें कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो यह निश्चित है कि कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, यह सभी को ज्ञात है। अगला सबसे बड़ा अंतर यह है कि लोक साहित्य जो होता है वो मौखिक होता है, अर्थात होठों से होठों तक पहुंचता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कहा सुना और गाया जाता है। जबकि जो शिष्ट साहित्य होता है वो पोथियों और किताबों की भाषा है। पोथियों और किताबों का जो साहित्य होता है वही शिष्ट साहित्य कहलाता है, जो कि विद्वानों की भाषा होती है। लोक साहित्य जो होता है वो व्याकरण और शास्त्रीय नियमों से एकदम मुक्त होता है, बिल्कुल घर के आरामदायक कपड़ों की तरह। और वहीं शिष्ट साहित्य की हम बात करें तो शिष्ट साहित्य व्याकरण और शास्त्रीय नियमों से बंधे होते हैं, जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म। अगला जो सबसे बड़ा अंतर है वो स्वाभाविकता का है। जो लोक साहित्य होता है वह स्वाभाविक होता है और शिष्ट साहित्य अलंकृत तथा परिष्कृत होता है। लोक साहित्य का उद्देश्य पूरे लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, जबकि शिष्ट साहित्य का उद्देश्य लेखक का व्यक्तिगत आत्मसंतोष या यश प्राप्ति पर आधारित होता है। यश प्राप्ति ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी शिष्ट साहित्य के कई उद्देश्य हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया है कि लोक साहित्य क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सिर्फ गीतों तक सीमित है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। लोक साहित्य का संसार बहुत ही बड़ा और विशाल है। इसे समझने के लिए स्क्रीन पर बने इस साहित्य के पेड़ को देखिए। तो आइए अब हम समझते हैं लोक साहित्य का वर्गीकरण। तो लोक साहित्य के जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं, विशेषकर डॉक्टर सत्येंद्र तथा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने लोक साहित्य के इस विशाल वर्गत को मुख्यतः 5 शाखाओं में विभाजित किया है, जिनमें पहला है लोकगीत। ये लोगों के हृदय की भावनाओं का बहाव है। दूसरा है लोक गाथा, यानी कि जब किसी कहानी को गाकर सुनाया जाए।
उसे लोक गाथा कहते हैं। तीसरा है लोक कथाएं, वे कहानियां जो दादी नानी सुनाती हैं। और चौथा है लोक नाट्य, जैसे रामलीला व नौटंकी, जहां पर मतलब जिसमें अभिनय किया जाता है। तथा पांचवा है सुभाषित और प्रकीर्ण साहित्य, इसमें हमारे मुहावरे, लोकोक्तियां और पहेलियां शामिल हैं। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा कि इन पांचों अंगों को मिलाकर ही लोक साहित्य का शरीर बनता है। अतः जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में होती हैं, वैसे ही लोक साहित्य की जड़ें जनता में है, आम जनमानस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोक साहित्य की सबसे पहली और सबसे सुरीली विधा के बारे में। अर्थात अब हम जानेंगे कि लोकगीत है क्या। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने लोकगीतों को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है। उन्होंने लोकगीतों को जनता की भाषा बताया है। उनका मानना था कि लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत असल में क्या है? लोकगीत हमारे हृदय की उन भावनाओं का स्वतः स्फुट प्रवाह है जो बिना किसी तैयारी के स्वतः ही बहुत खुश या दुखी होने पर होठों पर आ जाते हैं। इसे हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है संस्कार गीत। यह हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पलों में, या यूं कहें बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ों पर गाए जाते हैं। जैसे घर में नन्हे मेहमान के आगमन पर गाया जाने वाला सोहर गीत, या फिर विवाह के समय गाया जाने वाला विदाई गीत या विवाह गीत जो कि महिलाएं गाती हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण इस प्रकार से समझिए। लोकगीत, मैं सोहर का उदाहरण दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये उदाहरण पसंद आएगा। अभी आपने देखा होगा एक लोकगीत बहुत ही चर्चित है, जैसा कि जो इस प्रकार से है। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी गहनवा देदा, रानी हो खजनवा देदा। तो इस प्रकार से जो हमारे संस्कार गीत होते हैं वो विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। और दूसरा है ऋतु गीत। साथियों, जैसे ही मौसम बदलता है वैसे हमारे सुर भी बदल जाते हैं। जैसे सावन की फुहारों में गाई जाने वाली कजरी, या फागुन की मस्ती में गाई जाने वाली फाग। जैसे कजरी का उदाहरण देखिए कि अरे हरी के झूला पड़ा कदम की डाड़ी, झूले ब्रिजदू लारी रे हरी, कि झूला पड़ा कदम की डाली, झूले ब्रिजदू लारी रे हरी। तो इस तरह से जो हमारे ऋतु गीत हैं वो मौसम के अनुसार गाए जाते हैं।
चैत में चैता गीत भी होता है। इसी तरह से ये ऋतु गीत अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम के अनुसार गाए जाते हैं। तीसरा है श्रम गीत, यानी बोले तो काम के साथ साथ मनोरंजन। जब किसान या मजदूर काम की थकान को मिटाने के लिए गीत गाते हैं तो उसे श्रम गीत कहते हैं। जैसे रोपनी या जतसारी। अब इसका उदाहरण तो मुझे नहीं आता है, तो आप लोग इसका क्षमा कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। और चौथा है भक्ति गीत। अपने ईश्वर की श्रद्धा प्रकट करने के लिए गाए जाने वाले भजन भक्ति गीत के अंतर्गत आते हैं। जैसे देवी पचरा। अब देवी पचरा की बात चली ही है तो मुझे एक देवी पचरा याद आ रहा है। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण इस प्रकार से देखिए। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपा मनवा मोहत बा। हाँ, हाथ में त्रिशूल गलवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहत बा। कि बाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। बाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि लोकगीत शास्त्रों के नहीं अपितु जीवन के गीत होते हैं। इनमें कोई कठिन नियम नहीं होता है, बल्कि ढेर सारा प्यार और एहसास होता है। साथियों, लोकगीतों के बाद अब बारी है लोक साहित्य के उस रूप की जिसमें सुर भी है और किस्सा भी। इसे कहते हैं लोक गाथा। आसान भाषा में समझें तो वह गीत जिसमें कोई लंबी कहानी गाकर सुनाई जाती है लोक गाथा कहलाती है। यहाँ गीत और कथा का एक बेजोड़ संगम होता है। अब बात करते हैं लोक गाथा के खास पहचान की, जिसमें पहला है कि लोक गाथा पद्यात्मक होती है, यानी यह पूरी तरह से कविता की तरह लयबद्ध होती है। और इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसे वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा आदि। लोक गाथा के भी रचयिता अज्ञात होते हैं। तथा लोक गाथा पारंपरिक होते हैं। आपने आल्हा का नाम तो सुना ही होगा। जब आल्हा गाने वाला ऊंचे स्वर में वीर रस की गाथा गाता है या वीर रस की गाथा सुनाता है तो सुनने वालों के खून उबलने लगते हैं। जैसे 12 बरस लय कुकुर जीवे और 13 लय जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इसके अतिरिक्त ढोला मारू, लोकायन और भर्तरी प्रमुख लोक गाथाएं हैं। अतः लोक गाथा में वीरता और प्रेम के बड़े बड़े किस्से होते हैं जो घंटों तक चलते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोक गाथाओं में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता होती है। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं लोक साहित्य की उस जादुई पिटारे की ओर
जिसे हम सबने बचपन में अपने दादी या नानी के गोद में बैठकर जरूर खोला है। ये है लोक कथा। लोक कथा क्या है? सरल भाषा में कहें तो लोक कथा गद्य में कही जाने वाली प्रा- पारंपरिक कहानियां हैं। गद्य का मतलब है जैसे हम और आप सामान्य बातचीत करते हैं, उसी तरह इन कहानियों को भी सुनाया जाता है। इनका एक खास मकसद होता है, मनोरंजन के साथ साथ सीख देना। विद्वानों ने इसे मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है धर्म गाथा। इसके अंतर्गत हमारे देवी देवताओं की अलौकिक कहानियां आती हैं, जैसे भगवान गणेश के जन्म की कथा। दूसरा है परी कथा, जिसमें काल्पनिक और जादुई तत्व होते हैं। उड़ने वाली कालीन, बोलने वाले पेड़, परियों आदि कहानियां इसी के अंतर्गत आती हैं। अर्थात इसके अंतर्गत बोलने वाली पेड़, उड़ने वाले कालीन तथा परियों से संबंधित कहानियां शामिल हैं। तीसरा है प्रेम कथा। इसमें मानवीय प्रेम प्रसंगों को बहुत ही सुंदरता से पिरोया जाता है। और चौथा है नीति कथा। यह सबसे रोचक है। इन कथाओं के माध्यम से पशु पक्षियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अर्थात पशु पक्षियों को आधार बनाकर कहानी सुनाया जाता है और उसमें कोई न कोई सीख छिपी होती है। उदाहरण के लिए याद कीजिए चालाक लोमड़ी, जो कि हम सभी ने पढ़ी है, शेर या चूहे की कहानी, कछुए खरगोश की कहानी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये कहानियां हमें स्कूल की किताबों से पहले हमारे बुजुर्गों ने सुनाई थी। यही तो लोक कथा की ताकत है। अंत में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी की यह बात गांठ बांध लीजिए कि लोक कथा संसार के समस्त कथा साहित्य का जनक है। यानी आज आप जो भी बड़ी फिल्में या उपन्यास देखते और पढ़ते हैं, उन सब का जन्म कहीं न कहीं इन्हीं लोक कथाओं से हुआ है। पर है दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लोक कथा और लोक गाथा के बीच का बारीक अंतर। देखने में तो दोनों ही कहानियां लगती हैं, परंतु इन्हें पेश करने का अंदाज बिल्कुल भिन्न है। आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, हमने इन्हें 2 हिस्सों में बांटा है। अब आइए समझते हैं लोक कथा और लोक गाथा में अंतर। लोक कथा गद्यात्मक होती है, अतः इसे जन सामान्य की भाषा में सुनाया जाता है। वहीं जबकि
लोक गाथा जो होती है वो पद्यात्मक होती है, उसे कविता की तरह लयबद्ध रूप से गाया जाता है। लोक कथा में एक वक्ता होता है जो कि कहानी को सुनाता है, जबकि लोक गाथा में एक मुख्य गायक होता है तथा उसके कुछ कोरस के साथी भी होते हैं जो ढोल और नगाड़ों की धुन पर ताल से ताल मिलाकर गाते हैं। लोक कथाओं के माध्यम से प्रायः धर्म या नीति की शिक्षाएं दी जाती हैं, जबकि लोक गाथा में वीरता और प्रेम के बड़े बड़े कारनामे गाए जाते हैं। लोक कथा को कहा जाता है जबकि लोक गाथा को गाया जाता है। दोस्तों, अब तक हमने गीतों को सुना और कहानियों को महसूस किया, लेकिन सोचिए क्या होगा यदि यह कहानियां हमारे सामने जिंदा हो जाएं। जी हाँ, इसे ही हम कहते हैं लोक नाट्य। अर्थात लोक नाट्य लोक जीवन का वह अभिनय प्रधान रूप है जहाँ कलाकार मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण नाटक नहीं है, बल्कि यह गीत, नृत्य और संवाद का एक ऐसा सम्मिश्रण है कि जिसे देखकर आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। इसकी 3 बातें इसे सबसे अलग और अनोखा बनाती हैं। पहला है खुला मंच, अर्थात इसके लिए किसी आलीशान सिनेमा या बंद थिएटर की आवश्यकता नहीं होती है। गांव के किसी बरगद के नीचे या किसी ऊंचे चबूतरे पर, क्षमा कीजिएगा, किसी ऊंचे चबूतरे पर तखत डालकर मंच तैयार हो जाता है। दूसरा है दर्शकों से संवाद। यह सबसे मजेदार है। इसमें कलाकार और दर्शकों के बीच कोई दीवार नहीं होती। कई बार कलाकार एक्टिंग करते करते दर्शकों से सवाल पूछ लेते हैं या उनके बीच जाकर बैठ जाते हैं। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी खास है लोकनाट्य में, कि इसमें रटे रटाए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कलाकार मौके के हिसाब से अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी का प्रयोग करते हुए संवाद बना लेते हैं। उत्तर भारत की शान रामलीला, रासलीला तथा नौटंकी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं लोक साहित्य के उस हिस्से पर जिसे मैं लोक बुद्धि का खजाना कहता हूँ। इसे तकनीकी भाषा में सुभाषित और प्रकीर्ण साहित्य कहा जाता है। सुभाषित का अर्थ है सुंदर भाषा में कही गई बात। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनमें सदियों का अनुभव छिपा होता है। चलिए इसके 3 रत्नों को समझते हैं। पहला है लोकोक्ति। यह हमारे अनुभव सिद्ध ज्ञान का निचोड़ है। जब कोई बड़ी बात एक छोटे से वाक्य के माध्यम से कह दी जाए तो यही लोकोक्ति कहलाता है। जैसे हम कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब है कि जिसके पास ज्ञान कम होता है वह दिखावा ज़्यादा करता है।
यह एक कड़वा सच है जिसे लोग ने बड़ी सरलता से कह दिया है। दूसरा है मुहावरे। ये भाषा को प्रभावशाली बनाने वाले जादुई वाक्यांश हैं। ये सीधे अर्थ नहीं देते बल्कि एक खास इशारा करते हैं, जैसे 9 2 11 होना यानी भाग जाना। और तीसरा है पहेलियाँ। ये बच्चों और बड़ों दोनों के मनोरंजन और बुद्धि की परीक्षा के लिए होती हैं। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जिसका उत्तर होगा आकाश या आसमान। है ना मजेदार? एक एक्स्ट्रा ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि लोकोक्ति को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहा? नहीं जानते? चलिए हम बताते हैं। लोकोक्ति को उर्दू में जब उल मिस्ल कहते हैं। जब उल मिस्ल कहते हैं। यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। यह पूरा हिस्सा हमारे लोक साहित्य की उस चटनी की तरह है जो पूरे विषय के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी और गंभीर सवाल कि आखिर हम लोक साहित्य को पढ़ क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इसका महत्व हमारे जीवन और देश के लिए बहुत गहरा है। चलिए इसकी 4 बड़ी ताकतों को समझते हैं। पहला, संस्कृति का दर्पण। जैसे आप शीशे में खुद को देखते हैं, वैसे ही लोक साहित्य देश की संस्कृति को समझने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसमें हमारे रहन सहन, परंपराएं तथा सोच का अक्स दिखता है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भले ही बोलियां अलग अलग हों, लेकिन उन विभिन्न बोलियों में जो मानवीय भावनाएं हैं वो एक समान हैं। चाहे पंजाब का लोकगीत हो या केरल का, माँ की ममता और विदाई का दर्द हर जगह एक जैसा महसूस होता है, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। तीसरा है ऐतिहासिक स्रोत। कई बार बड़े बड़े राजाओं का वह इतिहास जो सरकारी किताबों में दर्ज नहीं हो पाया, वह हमारी लोक गाथाओं में छिपा रहता है। ये लोक गाथाएं हमारे लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। चौथा है शिष्ट साहित्य की नींव। क्या आप जानते हैं कि रामायण और पद्मावत जैसे महान महाकाव्यों का आधार लोक साहित्य ही रहा है? यानी लोक साहित्य वह जमीन है जिस पर शिष्ट साहित्य की भव्य इमारत खड़ी है। तो याद रखिएगा, लोक साहित्य हमारी जड़ों का वह पानी है जो समाज रूपी पेड़ को हरा भरा रखता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस क्लास के सबसे पावर पैक हिस्से पर। इसे आप अपनी एग्जाम कैप्सूल या फिर क्विक रिवीजन कैप्सूल
क्विक रिवीजन चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। ये वो वन लाइनर तथ्य हैं जो सीधे आपकी परीक्षाओं में छपते हैं। तो चलिए अपनी पेन और डायरी तैयार रखिए। 1, सबसे पहले फोकलॉक शब्द का प्रयोग विलियम थॉमस ने 1846 ईस्वी में किया था। इसे रट लीजिए, यह अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं दो महान पुस्तकों की। पहला है भोजपुरी लोकगीत। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी हैं तथा लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं। ये दोनों ही नाम लोक साहित्य के स्तंभ हैं। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को भारतीय लोक संस्कृति का आधार स्तंभ कहा जाता है। अगला फैक्ट है आल्हा खंड को परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो BBIP फैक्ट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। यह वेदों से संबंधित है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को लोक संस्कृति का प्रतीक माना गया है, जबकि ऋग्वेद को शिष्ट संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इसे ऐसे याद रखिए जैसे किसी फिल्म के अंत में हाइलाइट्स दिखाई जाती हैं, ताकि आपको फिल्म की मुख्य बातें याद आ जाएं। ये फैक्ट्स भी पूरे विषय की हाइलाइट्स हैं जो आपको परीक्षा में दूसरों से 2 कदम आगे रखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस लंबी लेकिन बहुत ही रोचक यात्रा का सार क्या है? निष्कर्ष बस इतना ही है कि लोक साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत की रीढ़ है। यह वह आईना है जिसमें हमारे वर्तमान, अतीत तथा भविष्य तीनों ही साफ नजर आते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि यह पूरी तरह से जनता के द्वारा जनता के लिए रचा गया अनमोल खजाना है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास के बाद आपको लोक साहित्य से प्यार हो गया होगा और अब परीक्षा में कोई भी सवाल जो इससे संबंधित है वह आपको डरा नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह आज का अनोखा अंदाज पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मुकुल स्टडी पॉइंट परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें और उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप इसका PDF नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिस पर ज्वाइंट होकर आप इस वीडियो का पूरा PDF नोट्स जो कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है स्लाइड, उसका PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।